लेके हम आए हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करता हूँ प्रशांत जैन से बात करने के लिए। प्रशांत जैन सबसे लॉन्गेस्ट फंड मैनेजर हैं, लॉन्गेस्ट ऑपरेटिंग फंड मैनेजर इस मार्केट में, और उनका फंड भी बहुत ही लॉन्ग टर्म, तो उनके पास ट्रू लॉन्ग टर्म व्यू है बाजार के उतार चढ़ाव का। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। 18 ऑफ स्वदेश पे बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे मन में हमारे सवाल हैं आपसे पूछने के लिए। चलिए सबसे नियर टर्म इमीडिएट बात पे गौर डालते हैं और आपका व्यू लेते हैं। वो है इक्विटीज़ और इन्वेस्टिंग ओवरऑल इन्फ्लेशनरी फेज में वो किस तरह से काम करती है और कैसे चैलेंजिंग हो जाता है हाई इन्फ्लेशन लो ग्रोथ इन्वायरमेंट में, जिस तरह के इन्वायरमेंट में शायद हम थोड़े समय के लिए आ गए हैं। आपका क्या व्यू है? आपने प्रीवियस साइकिल्स में भी इस तरह के दौर देखे होंगे, ये बहुत बड़ी चिंता कुछ लोगों को सता रही है। अजय देखिए, आई थिंक इक्विटी इन्वेस्टर को इन्फ्लेशन से चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इक्विटीज जो है ये एक्चुअल में हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। तो इक्विटीज के बारे में हम हमेशा यही कहते हैं कि जितना कि नॉमिनल जीडीपी यानी रुपए के टर्म्स में हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो कि एक रियल ग्रोथ और इन्फ्लेशन को जोड़ के उसका अनुमान लगाते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इक्विटीज में उतना ही रिटर्न आता है। आप देखें सेंसेक्स में जो 1979 में शुरू हुआ था तो 100 पे, तो आज 60,000 के लगभग है। तो ये इतना पैसा बना, ये लगभग जो इकोनॉमी का रुपए का जीडीपी ग्रोथ रहा उसके ही बराबर है। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है कि जब कीमतें बढ़ती हैं, और जो कीमतें बढ़ती हैं तो कंपनीज की जो सेलिंग प्राइस है वो भी बढ़ती है, तो कंपनीज के रुपए में उतनी ही ग्रोथ ज्यादा होती है। तो इक्विटीज इन्वेस्टर को मेरे ख्याल से एक थोड़ा हाई इन्फ्लेशन से नहीं घबराना चाहिए। ऑफ कोर्स हाई इन्फ्लेशन से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है और उसका थोड़ा नेगेटिव प्रभाव वैल्यूएशंस पे पड़ता है। लेकिन मेरी समझ में इंडिया जैसी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इक्विटीज का जो मेन रिटर्न आता है लंबे समय में वो ग्रोथ से है, और वैल्यूएशन में थोड़े चेंज से उसका असर काफी कम है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। और जहां तक आपने कहा लो ग्रोथ, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ का एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा है, क्योंकि हमने पिछले कुछ वर्षों में काफी अच्छे रिफॉर्म्स किए। अब जो सभी हमारे इकोनॉमी के कोर सेक्टर्स हैं उसमें किसी तरह का कोई रेगुलेटरी चैलेंज नहीं है। कंपनीज की बैलेंस शीट, बैंक्स की बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, और इंफ्रा केपेक्स काफी बढ़ रहा है। हमको लगता है कि जो प्राइवेट केपेक्स है वो भी समय के साथ साथ बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया जो कि एक सेकुलर ग्रोथ इकोनॉमी है, तो हमें लगता है कि इसमें आने वाले वर्षों में एक अच्छी हम ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा तरीके से आसान भाषा में समझाया। और ग्रोथ की बात करें तो अगले साल के लिए बाकी सारी ग्लोबल एजेंसीज S&P सभी बोल रहे हैं कि 7.25% भी अगर हम ग्रो करते हैं तो ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी एशिया में बेस्ट इनफैक्ट S&P ने बोला। प्रशांत, आपने क्रेडिट साइकिल की बात की। अर्ली साइंस अभी लास्ट 15-20 दिन का जो डेटा दिख रहा है वो 9.5% के आसपास आ गया क्रेडिट ग्रोथ का। पहले जनवरी फरवरी में 8% था। क्या आपको ये स्ट्रॉन्ग साइंस नज़र आ रहे हैं कि जो क्रेडिट साइकिल है वो देश में इम्प्रूव होने की उम्मीद है? सिर्फ रिटेल लेड था, अब शायद SMEs और कॉरपोरेट्स भी ज्वाइन करेंगे, उसको आगे बढ़ेगा वो? नहीं, तो मेरा यही मानना है कि देखिए क्रेडिट ग्रोथ जो इंडिया में कुछ समय से सिंगल डिजिट्स में थी, कमजोर थी, ये साधारणतः देखा जाए तो ये नॉमिनल जीडीपी के बराबर या थोड़ा उससे ज्यादा ग्रो करती है। तो मुझे लगता है ये जो वीक क्रेडिट ग्रोथ का एक दौर था ये खत्म होने को आया है, और इन्फ्लेशन ये भी एक बड़ा बड़ा कारण रहना चाहिए जिसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ बढ़नी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो सभी की वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स हैं वो भी बढ़ती हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो प्राइवेट केपेक्स है, इंडस्ट्रियल केपेक्स है, इसमें भी हम एक रिवाइवल की उम्मीद रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ वर्षों तक हर साल जो क्रेडिट ग्रोथ है वो पिछले साल से ज्यादा होनी चाहिए। इस साल क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल से ज्यादा है, अगले साल मेरी समझ में ये करंट ईयर से भी ज्यादा होगी। जी
Right, morning, Prashant. Pleasure to have you on 18 Hours Swadesh. Priyanka here. आपने कई सारे अच्छे इंडिकेटर्स की यहाँ बात की जो जाहिर तौर पर इंडिया को एक प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाते हैं। उसमें एक चीज़ जिस तरह से मार्च क्वार्टर में हमने देखा जो मर्जर एंड एक्विजिशन है उसका जो फिगर निकल कर आया, जो वॉल्यूम है $30 बिलियन का, एंड स्पेशली जो मर्जर इक्वेशन जो इनफ्लोज हुए हैं बाहर से, यानी फॉरेन मनी जो आया है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है। लेकिन क्या आपको कहीं से कुछ कंसर्न्स दिखते हैं इमर्जिंग मार्केट्स पे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के? एशिया में हम दूसरी कंट्रीज पर देख रहे हैं, वहां जिस तरह से चाइना मार्केट से निकल रहा है पैसा, क्या आपको लगता है कि इंडिया एज एन इमर्जिंग मार्केट्स में अब भी एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है? आपका क्या व्यू निकल कर आ रहा है इस पर? नहीं प्रियंका, ये आपने एक अच्छा सवाल किया है। देखिए, इंडिया मेरे ख्याल से जो अधिकांश इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें इसकी जो पोजीशन है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया शुड बी अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। लेकिन यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स देखें तो बहुत कम है। यूएस में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और यूएस में देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम है। तो यूएस में इंटरेस्ट रेट्स मेरे ख्याल से उनको बढ़ने की काफ़ी जगह है। और यूएस क्योंकि वर्ल्ड का एक सबसे बड़ी इकोनॉमी है, कैपिटल मार्केट सबसे बड़े हैं, तो जब वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है कि इससे इमर्जिंग मार्केट्स में जो फ्लो ऑफ मनी है वो कम होएगा। और मेरे ख्याल से आप पिछला 1-1.5 साल देखिए तो फॉरेनर्स ने करीब $30 बिलियन के आसपास का सेलिंग हुआ, और ये शायद इसी इंटरेस्ट रेट्स के जो बढ़ने की उम्मीद है इसी को एंटिसिपेट करते हुए ये सेलिंग हुई। और इस महीने हालांकि फॉरेनर्स की थोड़ी बाइंग है, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि आने वाले समय में वो जो सेलिंग का ट्रेंड था वो चेंज हो गया है। तो हो सकता है बाइंग और सेलिंग फिर और आ जाए, हो सकता है बाइंग आ जाए, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर यूएस के इंटरेस्ट रेट्स बढ़े तो उसका हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स पे ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इंडिया और यूएस के जो इंटरेस्ट रेट्स का गैप है वो काफ़ी रीजनेबल है, नंबर 1। और नंबर 2, इस बार ये भी देखा गया है कि जैसे ऑयल एक सेकंड वेरिएबल है जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऑयल में स्पाइक आया तो भी हमारी करेंसी स्टेबल बनी रही। तो आई थिंक इसका एक कारण मेरी समझ में यह है कि जैसे जैसे सॉफ्टवेयर सेक्टर ग्रो करता गया, पिछले कई 20-30 साल से वो ग्रो कर रहा है, तो धीरे धीरे जो सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट्स है वो हमारे ऑयल के इंपोर्ट से ज्यादा हो चुकी है, और ये हमारे लिए एक अच्छा कुशन है। तो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि हालांकि अगर ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़े तो इससे थोड़ा बहुत हमें प्रेशर आ सकता है, लेकिन क्योंकि बढ़ती हुई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की वजह से हमारे पास एक नेचुरल कुशन है। तो आई थिंक नेट नेट मेरे को लगता है कि देखिए, स्टॉक मार्केट नियर टर्म में हमेशा वोलेटाइल रहता है। इसमें क्या होगा 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल में भी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसको हम गैस नहीं कर सकते, एफआईआईज क्या करेंगे ये भी हम गैस नहीं कर सकते। लेकिन बाहर के डेवलपमेंट्स का इंडियन इकोनॉमी पे प्रभाव काफी कम पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि लीमन जब क्राइसिस आई थी तब भी इंडिया की इकोनॉमी उस वर्ष भी 5.5% लगभग ग्रो करी थी। तो इंडिया की इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर है, और बाहर के डेवलपमेंट्स का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। Prashant, good morning. It's such a pleasure to have you with us on the show. Thank you for your time. और in fact आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिस तरह से यूएस में इन्फ्लेशन कंसर्न्स हैं, ऑफकोर्स यहाँ पर प्रभाव जिस तरह से अगर ग्लोबल इम्पैक्ट को देखें, लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस की अगर बात करें, क्वाइट प्रॉमिसिंग ऑफकोर्स नजर आती हुई दिख भी रही है। पिछले कुछ सालों में अगर हमने देखें, कई सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस जो हैं उन्हें भी हमने बीट किया है। इंडस्ट्रीज जो फेस कर रही थी उन्हें भी ओवरकम करने की कोशिश होती हुई दिखी और उसमें कामयाबी भी मिली है। इन तमाम संकेतों को जो आप अब तक समझा चुके हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए भारतीय बाजार के लिए फिर सेक्टर स्पेसिफिक कैसा माहौल लग रहा है आपको, पर्टिकुलरली बैंकिंग एंड फाइनेंस जहां पर लिक्विडिटी कंसर्न्स लगातार होते हैं, वहां पर कैसे स्टेट दिख रहे हैं आपको? तो मानसी जी, देखिए, अगर सेक्टर्स की बात करूं तो मेरी समझ में, और ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, आई थिंक जो एक इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है और क्रेडिट ग्रोथ वापस बढ़ने की संभावना है, तो मुझे लगता है कि ये बैंक्स के लिए पॉजिटिव होगा।
क्योंकि बैंक्स में एक उनके डिपॉजिट्स का एक अच्छा हिस्सा वो करंट या सेविंग्स अकाउंट में होता है, इसमें की कॉस्ट नहीं बढ़ती है। और जैसे जैसे इंडिया में आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएगा, कभी भी बढ़ाए, तो उससे भी बैंक्स का मार्जिन बढ़ेगा। तो और जो एनपीए साइकिल था इंडिया में वो पीछे है, वो खत्म हो चुका है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ और मार्जिन्स दोनों पे अच्छा आउटलुक है, और साथ में एनपीएस की प्रोविजनिंग कॉस्ट काफी कम रहेगी। सो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर बैंक्स। कमोडिटीज के लिए भी, जो इन कमोडिटीज के दाम ऊपर गए हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, हालांकि ये मार्केट्स काफी हद तक मेरी समझ में डिस्काउंट कर चुका है। हम रिफाइनिंग मार्जिन्स भी देखें तो रिफाइनिंग मार्जिन्स भी बढ़े हुए हैं, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए भी अच्छा रहेगा। जहां तक आईटी का सवाल है, फार्मास्यूटिकल्स हैं या यूटिलिटीज हैं या टोबैको का जो बिजनेस है या टेलीकॉम है, इन 5 बिजनेसेस पर कोई विशेष प्रभाव इंटरेस्ट रेट्स का या इन्फ्लेशन का ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि आईटी फार्मा जैसा हम समझ सकते हैं, यूटिलिटीज तो एक बहुत स्टेबल सेक्टर है। टेलीकॉम भी एक यूटिलिटी जैसा ही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं आता है। खाली हायर इन्फ्लेशन और हायर एनर्जी इन्फ्लेशन का जो नेगेटिव प्रभाव बिजनेस पे पड़ सकता है मेरी समझ में, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर या कंज्यूमर कंजम्पशन वाले सेक्टर, क्योंकि ये कमोडिटीज को एक रॉ मटेरियल के तरीके से यूज करते हैं, इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। और दूसरा प्रभाव ये पड़ सकता है कि जो एनर्जी है, फ्यूल है या ट्रांसपोर्टेशन है, ये एक लो इनकम ग्रुप का 10 से 20% उनके हाउस होल्ड बजट का होता है, और इसमें इन्फ्लेशन काफी ज्यादा है, और फूड इन्फ्लेशन भी इस वक्त काफी है। तो इससे मुझे लगता है कंजम्पशन डिमांड में कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए थोड़ा ग्रोथ में कमी आ सकती है। आई थिंक कंज्यूमर सेक्टर एक ऐसा है जिसमें थोड़ी ग्रोथ के स्लो डाउन हो सकता है, जिसमें मार्जिन्स का भी प्रेशर हो सकता है, और इस सेक्टर के पी मल्टीपल्स भी मेरी समझ में काफी ज्यादा है। तो इसीलिए मेरा इस सेक्टर पे विशेषकर कॉशियस व्यू है। राइट, फ्लोज की बात वापस करते हैं एक बार प्रशांत, और डोमेस्टिक फ्लोज की बात करते हैं। डोमेस्टिक फ्लोज काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, और लास्ट नंबर जो हमने देखा वो तो 11,500 से सीधा जंप करके 12,500 के करीब आ गया। ये जो दिखा रहा है कि वॉलेटिलिटी के बीच में भी इन्वेस्टर्स डर के भाग नहीं रहे, हालांकि अपने एसआईपीज को बरकरार रखें। बट डिटेल में देखें तो एक कैटेगरी में बहुत खास तरीके से फ्लोज आ रहे हैं, और वो है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जो है, बैफ जो है। आप जो है देश का सबसे बड़ा बैफ फंड चलाते हैं, क्या फ्लोज आपको कैसे फ्लोज नज़र आ रहे हैं, और क्यों ये इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स अपना स्टांस बैफ की तरफ पॉजिटिव कर रहे हैं? क्या ये बेस्ट वे है इस समय वॉलेटिलिटी को राइड करने का? इसलिए क्यों इतनी ज़्यादा रुझान दिख रहा है इन्वेस्टर्स का इस कैटेगरी की तरफ? तो अजय देखिए, मैं स्टॉक मार्केट्स में लगभग 30 साल से ज़्यादा साल हो गए। तो जब मैंने करियर शुरू किया था तो इक्विटीज जो एक सीजनल प्रोडक्ट थी, इसको लोग एक ट्रेडिंग के हिसाब से देखते थे। और लेकिन ये 30 सालों में सभी के एफर्ट्स की वजह से म्यूचुअल फंड्स, मीडिया, रेगुलेटर, एजेंट्स, आईएफएस, बैंक्स, आई थिंक सबने बहुत मेहनत की। तो उसका नतीजा ये हुआ कि अब इक्विटीज को काफी लोग इंडिया में सही तरीके से समझने लगे, और इसीलिए हमको अब सिप में किसी को समझाना नहीं पड़ता कि ये है क्या। और आई थिंक उसी का ये रिजल्ट है कि इंडिया में हम लोग ने एक स्टडी मतलब फ्लोज देखे। देखिए, आप पहले ऐसे ओकेजन्स देखिए जब एफआईआईज की सेलिंग आती थी, तो इंडियन इन्वेस्टर भी जो है वो डर के या घबरा के हम बेचने लग जाते थे। लेकिन ये पहली बार हुआ कि इतनी सेलिंग आई, लेकिन फिर भी मार्केट्स हमारे काफी स्टेबल खड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, और क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो सही तरीके से इक्विटीज को देख रहा है, समझ रहा है। इससे मुझे लगता है आने वाले समय में इंडियन मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी है, ये ट्रेंड यदि बरकरार रहा तो वो वॉलेटिलिटी कम होने का भी उसमें पोटेंशियल है। और बाहर के मार्केट्स में कम वॉलेटिलिटी का यही कारण है कि वहां पे लोकल फ्लोज जो कि एक सेकुलर होते हैं, जिसमें अप डाउन ज्यादा नहीं होता, वो ही उस मार्केट्स में काफी ज्यादा है। और अगर ये वॉलेटिलिटी कम रही तो नेचुरली मेरे हिसाब से ओवर लॉन्ग टर्म इक्विटीज का जो हाउस होल्ड सेविंग्स में एलोकेशन है वो शायद और बढ़ जाए,
तो ये मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा एक ट्रेंड है, और इसी का ये रिजल्ट है कि हमारा मार्केट इतने सेलिंग के बाद लगभग 2 लाख करोड़ का सेलिंग अफाइज ने किया है पिछले कई क्वार्टर्स में, तो उसके बावजूद भी हम खड़े हुए हैं। जहां तक बैलेंस एडवांटेज फंड्स का सवाल है, मेरी समझ में ये एक ऐसी फंड्स है जो कि जब इक्विटी वैल्यूएशंस बढ़ जाते हैं तो ये इसमें एलोकेशन कम करते हैं, और जब इक्विटी वैल्यूएशंस घट जाता है तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देखिए, इक्विटीज एक इनहेरेंटली वॉलेटाइल एसेट क्लास है, तो इस कैटेगरी में क्योंकि इक्विटी का एलोकेशन एक इक्विटी फंड के कंपैरिजन में कम है, तो इसकी वॉलेटिलिटी इक्विटी फंड से कम रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इसका लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न पोटेंशियल है वो भी कमेंसुरेटली उतना ही कम करेगा। देखिए, जो वॉलेटिलिटी है हमारे पोर्टफोलियोज की वो डिपेंड करती है हमारे एसेट एलोकेशन पे। या तो आप एसेट एलोकेशन डायरेक्ट कर सकते हैं इक्विटी में और डेट में, और या एक हाइब्रिड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसी कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इन फंड्स की वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी कम रहेगा। हाँ, ये फंड्स ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि ये एलोकेशन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यूएशन। उससे हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा इसमें जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो बेहतर होगा। लेकिन इसमें भी मेरी समझ में उन्हीं लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू रख सकते हैं, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी कम रहेगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें वॉलेटिलिटी काफी कम रहेगी। जी, अब बात करते हैं कि बाजार में इस समय आपको कहाँ बार्गेन्स दिख रही हैं। लास्ट कुछ महीनों में कौन से एरियाज में आप ऐड करते आए पोजीशंस। पीएसयूज की बात करें अगर, तो एनर्जी यूटिलिटी पीएसयूज और डिफेंस पीएसयूज में लास्ट कुछ महीनों में काफ़ी बुनियादी चेंजेस आए। गवर्नमेंट ने डिफेंस को बहुत ज़बरदस्त बूस्ट दिया। मैंने देखा आपने कुछ डिफेंस पीएसयूज भी ऐड किए कुछ पोजीशंस अपने फंड्स में। और दूसरा यूटिलिटी, मुझे याद है कई सालों से आप इस स्पेस को बहुत ट्रैक कर रहे हैं, एनटीपीसी वगैरह। इसमें पावर ग्रिड्स ऑफ द वर्ल्ड ये वापस से कुछ महीनों से बहुत फोकस में आ गई। अगर इन दो स्पेस के बारे में अपना व्यू बता सकें। देखिए, ये दोनों ही एक सस्टेनेबल सेक्टर्स हैं, और हमको पीएसयू और प्राइवेट में ज्यादा फर्क नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बल्कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि जो बड़ी कंपनीज है, जो मेन कंपनीज है, वो पीएसयू ही है। तो अगर हमको उस सेक्टर में निवेश करना है तो हमारे पास चॉइस कम है। लेकिन जहां पर भी हमको एक अच्छी कंपनी विद कंपेरेटिव एडवांटेजेस एक सही वैल्यू पे मिलती है जिस भी सेक्टर में, हमको उसी पे ध्यान देना चाहिए। तो लेकिन ये बात सही है कि डिफेंस का जो सेक्टर है उसमें अधिकांश कंपनीज पब्लिक सेक्टर ही हैं, और ये एक अच्छा सेक्टर है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, और गवर्नमेंट की सभी को मालूम है कि हमारी डिफेंस की नीड्स कैसी हैं, हमारा नेबरहुड में हम क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है टू इंडिजिनाइज आवर डिफेंस इक्विपमेंट। और देखिए, आज जो यूक्रेन में हो रहा है उससे भी एक वर्ल्ड में जो इकोनॉमी के की बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, चाहे वो फूड हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, और चाहे डिफेंस हो, इन चारों को बहुत सारे देश चाहेंगे कि हमारा सप्लाई बेस हमारे ही कंट्री में हो, ताकि दिक्कत के समय इसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आए। और डिफेंस में तो मुझे लगता है ये एक अच्छा ग्रोइंग सेक्टर है, और इसमें एंट्री बैरियर्स बहुत ज़्यादा है। तो डिफेंस में नई कंपनी का आना, प्रोडक्ट का अप्रूवल लेने, इसमें 10-20 कितना भी समय लग सकता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं, वेल मैनेज्ड हैं, इनके कंपेरेटिव एडवांटेजेस अच्छे हैं। और खाली डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं, बट आने वाले समय में जो इंडिया की क्वालिटी है और जो हमारा प्राइस पॉइंट्स है, मुझे लगता है इससे एक हमारे लिए एक्सपोर्ट मार्केट भी खुल सकता है। जहां तक पावर सेक्टर, जी सर बताएं। जहां तक पावर सेक्टर की बात है, आई थिंक ये भी एक ग्रोइंग सेक्टर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में आप गौर करें कि मात्र 5% घरों के पास आज एयर कंडीशनर है। तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ती है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इस देश में बढ़ेगी, जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो आई थिंक पावर भी एक इंडिया में ग्रोइंग सेक्टर है। और आज के जो पावर में चैलेंजेस हैं, मेरे ख्याल से वो दो तरीके से हैं कि एक तो कोल का रेट बहुत बढ़ा हुआ है ग्लोबली, तो इसकी वजह से कुछ जो इम्पोर्टेड कोल पे प्लांट्स चलते थे
उनका प्रोडक्शन काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से पावर के रेट्स बढ़े हुए हैं। और दूसरा क्या है कि हमारी डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन पिछले कई सालों से हमने कोई पावर के नए प्लांट नहीं लगाए। और सोलर और विंड का जो शेयर है एनर्जी कंजम्पशन में, वो तो बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन हमारे यहाँ शाम के वक्त डिमांड पीक करती है। दिन में जो डिमांड है वो शाम के वक्त पीक करती है, लगभग 6 से 9, 6 से 10 के बीच में। उस समय सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं है। तो उस डिमांड को मीट करने के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको और थर्मल प्लांट भी शायद लगाने पड़े। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा सस्टेनेबल सेक्टर है। और जैसे जैसे सेक्टर फोकस में आया, तो मुझे लगता है इसमें शायद वैल्यू अनलॉकिंग थोड़ी और हो सकती है। जी बिल्कुल, तो क्लियरली पावर और डिफेंस स्पेस हैं जहां पर और ज़्यादा तेज़ी के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ मोमेंटम जो है बरकरार रहने की पूरी उम्मीद। प्रशांत जी, साथ ही क्या ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही तस्वीर स्टील और सीमेंट स्पेस के लिए भी आप देख रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल कुछ हद तक सेंटिमेंट्स जो हैं इन पर इम्पैक्ट ज़रूर करते हैं। और सीमेंट स्पेस की अगर बात करें, यहाँ पर हम लगातार प्राइस हाइक का ट्रेंड देख रहे हैं। इनपुट कॉस्ट प्रेशर ऑफकोर्स स्पेस के लिए है ही, लेकिन इसके अलावा डिमांड जो है वो भी अब दिख रही है। सीमेंट और स्टील पर आपका नजरिया क्या होगा? देखिए, मैं जो भी कहता हूँ ये मतलब बिजनेस का आउटलुक है। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई भी सेक्टर हो, शेयर हो, इसका शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जो अंडर वैल्यूड सेक्टर है वो और अंडर वैल्यूड हो जाता है कभी कभी, और जो ओवर वैल्यूड है किसी के ओपिनियन में वो और ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। तो सीमेंट और स्टील पे मतलब मेरा ऐसा कोई विशेष व्यू नहीं है। मुझे इतना जरूर लगता है स्टील एक ग्लोबल कमोडिटी है और सीमेंट एक लोकल कमोडिटी है। तो स्टील में अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। और मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी रही है कि इन स्टील जैसे सेक्टर्स को जब ये खराब समय से गुजरते हैं, मैं उसी समय इनको लेता हूं, क्योंकि इसमें नियर टर्म में फोरकास्ट करना काफी मुश्किल है। सीमेंट मेरे ख्याल से एक ठीक सेक्टर है। इसमें शॉर्ट टर्म में थोड़े एनर्जी प्राइसेस के लेके प्रेशर्स हैं, बट आने धीरे धीरे आई थिंक वो प्रेशर जो है कंज्यूमर को पास ऑन हो जाएंगे। जी प्रशांत, क्योंकि ये सवाल इस वजह से भी हैं क्योंकि आपके जो रीसेंट एडिशंस हैं और डिलीशन या सब्ट्रैक्शन है उससे जुड़े हुए व्यू, कॉमन मैन को, एक इन्वेस्टर को बहुत बड़ी गाइडेंस मिलती है। इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, ये कहीं ना कहीं आईटी पैक से आपने अपनी पोजीशन जो है वो कम की है। इसका क्या वजह है? क्या आप भी एक वैल्यू वर्सेस ग्रोथ के बीच में एक स्प्लिट व्यू है ये, इसके बीच में आप चूज करना चाहते हैं वैल्यू को एंड नॉट राइट नाउ ऑन ग्रोथ? क्या आपको कुछ कंसर्न्स दिखते हैं इस साल के लिए ग्रोथ स्टॉक्स में? देखिए, इसकी मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हर क्वार्टर मंथ आता है और उसको लोग देखते भी हैं, लेकिन किसी के भी कोई शेयर बेचने के या खरीदने के बहुत ज्यादा कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उस पर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मान लीजिए किसी फंड में पैसा आया, हमको इन्वेस्ट करना है, तो एक नेचुरल बाइंग हो जाती है। और किसी में रिडेम्पशन आया तो भी हम सेलिंग कर सकते हैं। कहीं पे हमारा एक्सपोजर ज्यादा हो गया, कोई सेक्टर, बाकी किसी में हमको एक्सपोजर कम करना है, तो जरूरी नहीं है आप उस पर नेगेटिव ही हो। जहां तक आईटी की बात है, मेरे हिसाब से ये सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है। और आज जो इंडिया ने प्रोग्रेस की है पिछले 30 सालों में, उसका बहुत कुछ क्रेडिट हम इस सेक्टर को दे सकते हैं, क्योंकि इसी की ग्रोथ की वजह से इंडिया में परचेजिंग पावर आई है। और ये एक सेकुलर ग्रोथ सेक्टर है। हालांकि ग्रोथ रेट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं जैसे सेक्टर बड़ा हुआ, और इसमें हमारा कंपेरेटिव पोजीशन भी बहुत अच्छा है, और इंडिया के लिए इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत कम है। लेकिन ये सेक्टर के जो पी मल्टीपल्स हैं ये काफ़ी बढ़े हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से हम एक मॉडरेट आउटलुक की आशा रखते हैं, और इसीलिए हमने इसमें थोड़ा एक्सपोजर कम किया। प्रशांत, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे अर्निंग्स ग्रोथ पे। जिस हिसाब से मार्जिन प्रेशर्स अक्रॉस सेक्टर्स आ गए हैं और ये भी अभी अनसर्टेन है कि ये कितना लंबा रह सकते हैं, एक ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन के चलते एक पूरे वर्ल्ड में रीसेट हो गया है, हायर रीसेट, ऑलमोस्ट हर प्राइस थोड़ा ऊपर आके। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आपको इंडिया के अर्निंग्स ग्रोथ पे क्या व्यू बन रहा है? आपने खुद क्या अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स को थोड़ा सा रोल बैक किया है? अजय, देखिए, ये कहना गलत होगा कि इन्फ्लेशन की वजह से सभी सेक्टर्स पे या पूरे मार्केट पर अर्निंग्स का प्रेशर आएगा। ऐसा नहीं हमको मानना चाहिए। देखिए, बैंक्स हैं, इन्फ्लेशन का मतलब हायर इंटरेस्ट रेट्स। तो मुझे लगता है ऐसे माहौल में हायर इंटरेस्ट रेट से बैंक्स को कोई नुकसान नहीं है।
जो अच्छे बैंक्स हैं जिनका लिक्विड डिपॉजिट फ्रेंचाइज अच्छा है उनको इससे लाभ भी हो सकता है। और बैंकिंग जो है वो इंडेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा है 35%। और क्रेडिट ग्रोथ भी इन्फ्लेशन की एक रिजल्ट है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से कोई ये नेगेटिव नहीं है जहां तक अर्निंग्स का सवाल है। जो कमोडिटी कंपनीज हैं, जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, क्लियरली उनको डायरेक्ट फायदा है। और जैसा मैंने पहले कहा, जो और सेक्टर्स हैं जैसे आईटी है, फार्मास्यूटिकल्स है, यूटिलिटीज है, टोबैको है, टेलीकॉम है, इनको कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है इन्फ्लेशन का। अगर रुपए की वैल्यू घट गई इन्फ्लेशन की वजह से या फॉर व्हाट एवर रीजंस, तो इससे एक्सपोर्ट जो सेक्टर्स हैं उनको फायदा भी होता है। और जैसा मैंने पहले कहा, हाई इन्फ्लेशन का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो दो ही तरह से पड़ता है। एक तो कंज्यूमर के बजट्स थोड़े प्रेशर में आते हैं। सो जो कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज है उनमें थोड़ा टॉप लाइन ग्रोथ का चैलेंज आ सकता है। और जब तक कुछ समय ऐसा जाता है, 3, 6, 9 महीना, 1 साल, कि जब तक आप ये प्राइसेस कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते, तो जो भी कमोडिटीज यूज करते हैं सेक्टर्स, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनीज हो, या कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज हो, इलेक्ट्रिकल गुड कंपनीज हो, जब तक हम उसको पास ऑन नहीं करते तो वहां पर कुछ समय के लिए अर्निंग्स पे इम्पैक्ट जरूर आएगा। लेकिन अगर हम निफ्टी को देखें तो ऐसे सेक्टर्स का जो वेट है वो मेरे ख्याल से 20, 25, 30% के आसपास होगा। तो इन्फ्लेशन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इक्विटीज आर अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ते हैं गुड्स या सर्विसेज के, लेकिन उसका लाभ कंपनीज को मिलता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इन्फ्लेशन आया इससे कंपनीज के अर्निंग्स पे कोई ब्रॉड बेस्ड प्रेशर आएगा। ऑलराइट प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए ये सारी बातें जो इस समय बाजार में चर्चा में हैं। थैंक यू वेरी मच। ये थे प्रशांत जैन, HDFC म्यूचुअल फंड के CIO, अपने सेक्टर्स पे कॉल बता रहे थे। और जो इन्फ्लेशन आजकल चर्चा में है उसका इम्पैक्ट इक्विटीज़ पे क्या होना चाहिए, कैसे वो एक्चुअली आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए हेज है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, ये समझाते हुए।